नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम आपसे एक नए वीडियो में फिर से जुड़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम कक्षा 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कक्षा 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इससे पहले हमने इसके 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको दी गई है। तो पहले आप उन दोनों वीडियो को जाकर के देखिए, जिसके अंदर हम आपको प्री में संख्या तक का पढ़ा दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं, कुछ टॉपिक कवर किए हैं हमने। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्राइम फैक्टर, HCF, LCM और इनके बीच का संबंध, HCM और LCF का। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको सबसे पहले वो दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे, जिससे ये तभी वीडियो समझ में आएगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम चलते हैं पार्ट 3। देखो जी, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं प्रमेय 1.1। प्रमेय 1.1 जो बहुत काम की प्रमेय है, और इसको आपको ऐसे कैसे याद भी रखना है, बिल्कुल याद रखना है, छोड़ना नहीं है। ये सीधा सीधा 1 नंबर में ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। 1 नंबर के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो आपको ये याद रखना है क्या होती है। देखो, इसको समझते हैं, बहुत शानदार तरीके से समझते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कैसी संख्या, भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या हो, कल के वीडियो में हमने आपको भाज्य और अभाज्य दोनों पढ़ाई थी। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तो ये लाइनें आपको ऐसे के ऐसे याद रहनी चाहिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 180 लिख रखा है, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। चलो एक बार नए पेज पर करके दिखाते हैं, इस प्रमेय को समझते हैं क्या होती है। जैसे यदि हम 180 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले हमने इसमें 2 का भाग लगाया, और 2 का भाग लगाया तो ये 90 आया। फिर इसके अंदर 2 का भाग लगाया 45, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का लगाएंगे 15, फिर 3 का लगाया 5, और फिर 5 का लगाया 1। अब देखो क्या कह रही है ये प्रमेय की 180 एक भाज्य संख्या है। 180 एक भाज्य संख्या है। आगे बात समझ में, 180 भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या आई हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसके रूप में लिखा जा सकता है कि एक भाज्य संख्या को 180 एक भाज्य संख्या थी, ये एक भाज्य संख्या है, और जो ये इसके गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं हम, ये जिसके गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो, अगर इस 180 के अभाज्य गुणनखंड तो यही होंगे, यदि आप इनको ऐसे भी लिख दोगे 180, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जबकि गुणनखंड तो यही रहेंगे। इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अभी भी इसके अभाज्य गुणनखंड चेंज नहीं हुए हैं, अभी भी वो के वही हैं। इसलिए ही तो यही बात वो कह रहा है। देखिए कि 180 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में
केवल लिखा जा सकता है। गुणनखंडों का क्रम बदल सकता है लेकिन गुणनखंड वही रहेंगे। यानी कि इन गुणनखंडों का क्रम बदल सकता है। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 जो ये आया है, रहेंगे यही गुणनखंड, लेकिन इनका क्रम इधर उधर हो सकता है। 2 पहले लिख दो, 5 पहले लिख दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, लेकिन गुणनखंड वही है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इतनी इंपॉर्टेंट है जो सीधा 1 नंबर में भी पूछ सकती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यानी कि क्रम चाहे हो न हो लेकिन गुणनखंड उसके सेम रहेंगे। जो भाज्य संख्या के गुणनखंड हो गए अभाज्य गुणनखंड वो सेम होंगे। आई होप आया होगा समझ में। इंग्लिश में भी देख लो, एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो भी कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। आई होप ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। इसको आप ऐसे की ऐसे याद रखना, अंकगणित की आधारभूत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। अब देखिए जी आगे, अभी हमने गुणनखंड विधि देखी, अब हम कुछ आपको गुणनखंड विधि सिखाने जा रहे हैं। यहाँ से सीधा सीधा नंबर आता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि कोई भी संख्याएं दे देगा उनके बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड करिए। तो यदि वो स्लाइड समझ में आ रही है प्रिय विद्यार्थियों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। अब हम आपको 1 नंबर और तैयार करवाने जा रहे हैं। देखो इन दोनों एग्जाम्पलों के माध्यम से मैं आपको अभाज्य गुणनखंड करने सिखाता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 360। कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं जी? 360। ये देखो जी प्रिय छात्र, सबसे पहले आपको पता है 360 में 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है, तो 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 180 180। फिर यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 90। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 45। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा 15। फिर लगाएंगे 3 का तो 5 और फिर लगाएंगे तो 5। यानी कि ये सीधा सीधा यही सवाल आता है कि 360 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आपको लिख देना है 360 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब नीचे देखो जी 1 2 3 यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1। ये 360 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये लो जी, ये 360 के अभाज्य गुणनखंड। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अब 280 का भी चेक करते हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने 2 का भाग लगाया 140 140, फिर 2 का भाग लगाया 70 आया, फिर 2 का भाग लगाएंगे 35, फिर 5 का जाएगा 7 और फिर 7। अभाज्य गुणनखंड आपको करने आते होंगे, बिल्कुल आसान है। देखो जी इसको कैसे लिख सकते हैं। अब 280 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये 280 के बराबर। तो ये 280 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये लो, आया होगा प्रिय विद्यार्थियों समझ में। 360 का इस प्रकार से, 280 का इस प्रकार से, ये अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको यानी कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, गुणनफल के रूप में। तो 280 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा
7। 280 बराबर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। चलते हैं जी नेक्स्ट। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके यहाँ से अवश्य एक एक या दो दो नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक। यानी कि अगर एलसीएम की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। ठीक है जी, देखो इनको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, पहले देखना। संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही तो क्या कहलाता है, एलसीएम। और संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, एलसीएम। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। 30 और 45, यानी कि ये क्वेश्चन है 30 और 45 का एलसीएम भी ज्ञात करो और एचसीएफ भी। 30 और 45 अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। कैसी विधि से करना है जी, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो सबसे पहले हम 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 का गया 15 आया, फिर 3 का जाएगा 5 आया, फिर 5 का जाएगा 1 आया। ठीक है जी। इसी प्रकार 45 का करेंगे तो 2 का इसमें भाग जाएगा नहीं, क्योंकि का एक अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। सबसे पहले 3 का जाएगा 15 आएगा, फिर 3 का जाएगा 5 आएगा, फिर 5 का जाएगा 1 आएगा। अब देखो जी इसको हम ऐसे लिखते हैं, 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, और 45 बराबर, ध्यान से समझना, 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है जी। इसी प्रकार मैं इसको भी इधर कर देता हूँ एक बार समझाने के लिए। 30 और 45 एक साथ दोनों को समझाएंगे तब सब अच्छा समझ में आएगा। सेम यही तरीका इधर भी 30 के मैंने अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, सबसे पहले 2 का गया, फिर 3 का गया 5 आया, फिर उसके बाद में 5 का जाएगा 1 आएगा। 45 का सबसे पहले 3 का 15, फिर 3 का 5, और फिर 5 एकम 5। ये देखो जी यदि मैं 30 को लिखूं इसके तो 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार 45 को लिखूं तो 3 गुणा 3 गुणा 5। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 45 को तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। इधर भी 45 को ऐसे ही लिख देते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब देखो इसको समझते हैं, वापस उसी स्लाइड पर चलते हैं पीछे। ये क्या कह रहा था, लघुत्तम एलसीएम क्या कह रहा था कि संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है। यानी कि जिन भाज्य संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल लिखा उनमें से बड़ी घात लेनी है, और इधर लेनी है छोटी घात, इधर लेनी है छोटी घात। देखो अब देखो जी एक समस्या आएगी कि अभाज्य गुणनखंड कॉमन होना चाहिए, कि सर यहाँ तो 2 है लेकिन 2 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यदि किसी संख्या की घात 2 की पावर 0 लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इधर भी 2 उपलब्ध नहीं था तो 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1 ही होता है, और 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो जी जब हम 30 और 45 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमने अभी क्या परिभाषा लिखी थी कि एलसीएम क्या होता है कि उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात, उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1, इधर 3 की पावर 1, इधर 5 की पावर 1। तो बताओ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 में से इन दोनों में से कौन बड़ा है जी, तो 2 की पावर 1। तो लोग 2 की पावर 1 लेंगे, यानी कि गुणनफल एलसीएम में बड़ी लेनी है। एलसीएम में क्या लेनी है, बड़ी। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में कौन बड़ा है जी, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 लेंगे,
यहाँ पे 5 की पावर 1 5 की पावर 1 दोनों समान है, तो 5 की पावर 1 इन सबको गुणा कर देंगे। 2 की पावर 1 2, 3 3 9 गुणा 5 सबको गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास में 9 दूनी 18, 18 पंजू 90, तो यानी कि 45 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 90। इधर देखते हैं जी, इधर क्या कह रहे थे एचसीएफ में कि उभयनिष्ठ की घात छोटी लेनी है, उभयनिष्ठ की घात छोटी। तो 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1, यदि 2 और 2 की पावर 0 में छोटी देखें तो क्या है जी 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में छोटी देखें तो क्या है जी 3 की पावर 1। यहाँ पे दोनों का समान है तो 5 की पावर 1। ठीक है जी। अभी बताया था कि किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5, इन सबको गुणा कर देंगे तो मेरे भाई आंसर निकल के आ जाएगा 5×15। तो ये आ गया एचसीएफ। 30 और 45। आई होप ये बात समझ में आई होगी दोनों चीज़ें। चलो एक उदाहरण से मैं और समझाता हूँ आपको। हम एक उदाहरण कोई और ले लेते हैं। हमने ले लिया, चलो कोई भी उदाहरण ले लेते हैं 36 और 48। 36 और 48 दोनों का करना है। चलो अभाज्य गुणनखंड तो एक बार ही कर लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे फिर। तो 36 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 18 आएगा, फिर 2 का भाग जाएगा 9 आएगा, फिर 3 का भाग जाएगा 3 आएगा, फिर 3 का भाग जाएगा 1 आएगा। इधर 48 का करेंगे तो 2 का भाग जाएगा 24, फिर 2 का भाग जाएगा 12, फिर 2 का भाग जाएगा 6, फिर 2 का भाग जाएगा 3 और फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो क्या निकल के आया 36 बराबर निकल के आया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 और 48 बराबर निकल के आया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। अब पहला क्वेश्चन है जी हमारा कि एलसीएम 36, 48। अब जब भी एलसीएम की बात आएगी तो बात याद रखना है कि जो उभयनिष्ठ है उसकी बड़ी घात लेनी है, उभयनिष्ठ की बड़ी घात। तो इन दोनों में बताओ 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में कौन बड़ी है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में कौन बड़ी है जी 3 की पावर 2। तो गुणा 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 कितना होता है जी 16 गुणा 3 की पावर 9 कितना होता है जी 9। और जब 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 144। ये लो जी आंसर 144। एलसीएम कितना आ गया 36 और 48 का 144। यदि इसी प्रकार हम एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ 36, 48, तो उभयनिष्ठ की घात क्या लेनी है, उभयनिष्ठ की घात छोटी, उभयनिष्ठ की घात छोटी। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में छोटा कौन है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 2 में छोटा है 3 की पावर 1 कर दीजिए जी गुणा 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, तो 4 3 12। एचसीएफ कितना आ गया जी 12। आई होप आप समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम होता है उभयनिष्ठ की घात सबसे बड़ी का गुणनफल एलसीएम होता है, और एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ की घात सबसे छोटी का गुणनफल एचसीएफ होता है। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ तक समझ में आया होगा। और भी है, देखो जी एक रिलेशन होता है इनके बीच में, एक रिलेशन और होता है, ये हम और बता देते हैं। जब दो संख्याएं होती हैं, मान लो दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक, ये इसी के ऊपर सवाल आते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a, b है जिनका एलसीएम व एचसीएफ के बीच संबंध
देखो, यदि दो धनात्मक पूर्णांक या दो संख्याएं कोई भी हैं तो उनका पहली संख्या यानी कि a गुणा b बराबर एलसीएम निकालेंगे a कोमा b का और गुणा कर देंगे एचसीएफ निकालेंगे a कोमा b का। तो ये रिलेशन हमेशा सत्य है। पहली संख्या, इसको ये भी बोल सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। देखो, इसको प्रूफ करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको 36 और 48 का, ये दो संख्याएं हैं जिसका एलसीएम निकाला था 144 और एचसीएफ निकाला था 12। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 36,48 का एलसीएम 144, एचसीएफ 12। फॉर्मूला क्या है, कहता है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दो। तो पहली संख्या कितनी है जी 36, दूसरी संख्या कितनी है जी 48। इन दोनों को गुणा करोगे, एलसीएम और एचसीएफ को भी गुणा कर दो, तो ये आंसर हमेशा बराबर आएगा। ये आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर। अब आप करके देख लो, 36 और 48 को गुणा करोगे तो इधर 36 और 48 को जब गुणा करोगे आप तो आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। 8 6 की 48 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28, 6 चौक 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी कि 1728। इधर जब 12 के टेबल पढ़ोगे तो 12 चौक 48 हासिल लग गई 4, 12 चौक 48 और 4 52 हासिल लग गई 5, 12 एकम 12 और 5 17। ये लो जी, तो यह संबंध एकदम सत्य है। जब दो संख्याओं को हम कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ उन दोनों धनात्मक संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, 2-3 उदाहरण दे के समझा दिया है। बाकी जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे सारी चीज़ समझाते जाएंगे। अब चलते हैं जी हम उदाहरण नंबर 1 पर। पहला उदाहरण है, ये बहुत शानदार उदाहरण है, देखना जी। इसके पीछे हम आपको एक लॉजिक समझाएंगे कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। देखो जी, ये सवाल अब की बार 2026 में आया था 1 नंबर का, और जिस बच्चे ने ये सवाल किया, टेक्निकल सवाल बोलते हैं लेकिन ये आपके चैप्टर में है तो ये आपको आना चाहिए। देखो, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। जब बात सुनने की होती है तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मेरे को ये बताओ कि किसी कब शून्य बनाया जा सकता है, किन दो संख्याओं के प्रोडक्ट से शून्य बनता है, किन दो संख्याओं के प्रोडक्ट से, यानी कि गुणा से। बताइए। देखो, यदि आपके पास में कहीं पे भी 2 गुणा 5 का मल्टीपल है तभी 10 बनता है और तभी इकाई के अंक पर क्या आता है, शून्य। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको शून्य प्राप्त हो जाए। जब 2 को गुणा 5 करेंगे तभी क्या आएगा, 10। तो कहने का मतलब ये है, जिस भी संख्या के आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, यदि उसमें 2,5 का जोड़ा आ रहा है, एक जोड़ा आया, 1 2 आया, 1 5 आया, तो शून्यों की संख्या 1 आएगी। 2 आया, 2 5, 2 जोड़े आ गए तो शून्यों की संख्या 100 यानी कि 2 आ जाएगी इकाई के अंक की तरफ से। तो आपको जो दो संख्या दी गई है उसके सबसे पहले करने हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो आगे बात समझ में। अब मैं आपको ये सवाल करके बताता हूँ कि क्या ये शून्य पर समाप्त होगी क्या। तो सबसे पहले इसका आंसर तो लिखोगे आप, आंसर तो लिखोगे नहीं, आंसर तो लिखोगे डायरेक्ट नहीं, नो, नहीं। अगर इसका कारण देना चाहें तो कारण में ये आएगा, रीजन देना चाहें तो कारण ये आएगा, आप देख लीजिए। जब 4 की पावर n यानी कि 4 को पकड़ो और 4 के जब आप फैक्टर करोगे तो इसमें अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2,
क्या कहीं पे 5 आया? क्या कहीं 5 नहीं आया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में, 4 के अभाज्य गुणनखंड में, खंड में 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो उपलब्ध है, उपलब्ध है, लेकिन शून्य बनाने के लिए, इन शून्य बनाने के लिए, अभाज्य संख्या 5 का होना भी जरूरी है। अभाज्य संख्या 5 का होना भी जरूरी है, जो उपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है। अतः 4 की पावर n कभी भी n प्राकृत संख्या के लिए, n प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जब भी 0 बनाओगे तो आपको 5 गुणा 2 का मल्टीपल अवश्य चाहिए। अब इसमें 2 तो उपलब्ध थे लेकिन 5 उपलब्ध नहीं था, तो कभी 0 बनेगा ही नहीं। आगे बात समझ में देखो, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, अब इधर समझते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं। आपको पता है 4 की पावर, यदि n का मान मैं 1 ले लूं तो हमेशा 4 निकल के आएगा। 4 की पावर 1 4, और यदि 4 की पावर 2 लोगे तो ये हमेशा 16 निकल के आएगा, फिर भी इकाई के अंक के स्थान पर नहीं आया। 4 की पावर यदि 3 लोगे जब भी 64 निकल के आएगा, फिर भी नहीं आया। और 4 की पावर 4 लोगे तो 256 निकल के आएगा। अब तुम एक बात बताओ, तुम खुद देख लो, जब हम 4 की पावर विषम ले रहे थे, यानी कि 1 3 5 7 9 11 जो भी लेंगे, तो इकाई का अंक हमेशा और हमेशा 4 निकल के आएगा, 0 नहीं निकल के आएगा। और जब 4 की पावर आप सम में लोगे, ये तो हो गया विषम में, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यदि 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक आएगा वो 4 ही आएगा, 6 आएगा। और 4 की पावर यदि विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। और 0 नहीं आने का कारण ये है कि 0 बनाने के लिए अपने को 2 गुणा 5 का जोड़ा चाहिए, तभी 0 बनेगा। अब इसमें 2 तो उपलब्ध था लेकिन 5 उपलब्ध नहीं था, इसलिए 4 की पावर n आपसे कितना भी ले लो, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और यही सवाल आपको मैं बता दूं, LDC एग्ज़ाम 2026 अभी लेटेस्ट ये सवाल आया था। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पर। ये लो जी उदाहरण नंबर 2। अब आपके सवाल शुरू हो गए हैं, थ्योरी ख़त्म हो गई है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करो। कौन सी विधि लगानी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो बस हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हल, हल में लिखेंगे दिया गया है, गिवन बाई, दिया गया है, क्या दिया गया है, संख्या 6 व 20। ठीक है जी, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM। तो सबसे पहले हम
6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लो जी, 6 के करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। फिर 20 के करेंगे जी, 20 में पहले 2 का भाग लगाएंगे 10 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे 5 आएगा, फिर 5 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। नीचे लिख देते हैं जी हम 6 बराबर 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, 20 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ नेक्स्ट स्टेप यहाँ से है जी, एचसीएफ 6,20। अभी हमने क्या बताया था, उभयनिष्ठ की घात छोटी, उभयनिष्ठ की घात छोटी। तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 की घात 2, 2 की घात 1, तो छोटी कौन सी है, 2 की घात 1 गुणा 3 ऊपर है 3 नीचे नहीं है तो उभयनिष्ठ नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 नीचे है 5 ऊपर है नहीं है तो उभयनिष्ठ नहीं है तो नहीं लेंगे। तो फाइनली क्या आंसर आ गया, फाइनली आ गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो एचसीएफ का आंसर तो आ गया 2। आगे देखते हैं जी, एलसीएम 6,20। तो एलसीएम में बताया था कि मैक्सिमम घात बड़ी से बड़ी घात, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 2। अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर 3 की घात 1 तो नीचे है, 3 की घात नीचे नहीं है, तो नीचे लगा लो 3 की घात 0। एचसीएफ में भी लगा लेते 3 की घात 0, तो 3 की घात 0 का मान 1 हो जाता, तो 1 को 2 से गुणा करते तो 2 ही आता, तो 3 की घात 1 आएगा। इसी प्रकार 5 नहीं है तो 5 की घात 1 आ जाएगा, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 3 12, 12 पंजू 60। ये लो जी एलसीएम। आई होप सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, दिया गया है संख्या 6 व 20 का ज्ञात करना है भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का 20 का, फिर एचसीएफ और एलसीएम। जब विधि का नाम ले रहा है तो विधि ही लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। उदाहरण नंबर 2 क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 देखिए जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर तो सबसे पहले इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इस शब्द को देखना थोड़ी देर बाद में, और फिर तो देखो दिया गया है सॉल्यूशन, दिया गया है 96 व संख्या 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 96 व 404 ज्ञात करना है। एचसीएफ व एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले लेते हैं जी हम 96 के, सबसे पहले 96 का करते हैं जी। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे जी, 48 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे जी 74, फिर 2 का भाग लगाएंगे जी 12, फिर 2 का भाग लगाएंगे 6, फिर 2 का भाग लगाएंगे 3, और उसके बाद में 3 का भाग लगाएंगे 1। इसके बाद में हम लेते हैं 404। 404 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा जी 202, 202, फिर 2 का लगाएंगे तो 101। अब बताओ कितने का जाएगा,
कितने का जाएगा अब बताइए। सबसे पहले अब 101 में कितने का जाएगा। यह एक अभाज्य संख्या आ गई। 101 में बताइए कितने का जाइएगा। 101 में अब किसी संख्या का नहीं जाएगा। 101 में 101 का ही जाएगा, एक आएगा। 101 में एक का ही जाएगा, एक आएगा। आगे बात समझ में। यह 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। 101 अब ज्ञात करते हैं इनका। देखो जी 96 के बराबर क्या आया। 2 की पावर 5 गुणा 3, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। और 404 के बराबर क्या आया। 2 की पावर 2 गुणा 101 की पावर 1। सबसे पहले इनका HCF ज्ञात करना है, फिर LCM। तो HCF 96,404। तो सबसे छोटी घात लेते हैं। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में छोटी घात 2 की पावर 2 है और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो HCF तो आ गया 4। HCF क्या आ गया 4। अब सवाल में कह रहा था और फिर LCM ज्ञात करो। तो इसमें लॉजिक था कि फिर LCM ज्ञात करने का मतलब था कि इसमें अब आपको फॉर्मूला लगाना था। अब ज्ञात करना है LCM। इस फॉर्मूले के माध्यम से LCM ज्ञात करना था। 96,404 का LCM। तो देखो ये ज्ञात करना है। HCF आ गया 96,404 का HCF आ गया 4। अब इसमें आपको सूत्र से प्रयोग करना था। फिर का मतलब सूत्र लगाना था। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM। तो मान रखने पर वैल्यू पुट करिए। पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404 और HCF निकल के आया 4। LCM को ऐसे की ऐसे लिख लिया। लो जी LCM ज्ञात करना है। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो ये 101 बार कटेगा। और जब 96 को 96 गुणा 101 बराबर LCM। जब 96 को आप 101 से गुणा करोगे तो वही आएगा 601909। यानी कि ये 96 ये आ गया जी LCM। आई होप समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं। देखिए जी इसमें था कि पहले इन दोनों संख्याओं का HCF निकालो और जो ये शब्द लग रहा था और फिर LCM ज्ञात करो। इसका मतलब ये था कि पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो HCF निकाल दिया हमने, 4 आया और सूत्र का प्रयोग करके LCM निकाल दिया। फिर का मतलब सूत्र लगाना था। तो LCM आ गया 96,96,9,696। आ गई बात समझ में। अच्छा सवाल था, एग्जाम में आने लायक सवाल है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4 देखिए जी। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात कीजिए। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि अच्छा सवाल है। चलते हैं जी। देखो जी क्या दिया गया है सॉल्यूशन। दिया गया है संख्या 6, 72 और 120। 6, 72 और 120 ज्ञात करना है। ज्ञात करना है LCM 6,72,120 और HCF
6,72,120 ये ज्ञात करना है अपने को। ठीक है जी, कौन सी विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ से करते हैं जी, सबको दिख रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले 6 को लेते हैं जी, 6 का करेंगे तो 2 × 3 × 3 × 1। इसके बाद में लेते हैं जी 72। 72 का करेंगे तो 2 का लगाएंगे तो 36, फिर 2 का लगाएंगे 18, फिर 2 का लगाएंगे 9, फिर 3 का 3 और 3 का 1। उसके बाद में चलते हैं जी 120। 120 में 2 का लगाएंगे 60, फिर 2 का लगाएंगे 30, फिर 2 का 15, फिर 3 5 और फिर 5 का एक बार में। अब लिखते हैं जी नीचे 6 बराबर 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, 72 बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 और 120 बराबर क्या आ गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। पहला सवाल अपने को क्या निकालना था? LCM 6,72 व 120। तो उभयनिष्ठ की घात सबसे बड़ी यानी कि जो भी है, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 3 में सबसे बड़ी कौन है? 2 की पावर 3 गुणा 3 में 3 की पावर 2 गुणा और 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 9 और गुणा 5। 8 पंजू 40, 9 चौक 36, 360। तो LCM कितना निकल के आ गया? 360। LCM कितना निकल के आ गया? 360। अब करते हैं जी HCF। दूसरा सवाल है जी HCF 6,72 व 120। उभयनिष्ठ की घात सबसे छोटी। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में सबसे छोटा कौन सा है? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 उपलब्ध नहीं है तो 5 की पावर 0 आएगी, जिसका मान 1 हो जाता है। 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 0 और 3 दूनी 6। तो ये क्या निकल के आ गया? HCF। आई होप सवाल समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे 1.1, जिसके जितने भी सवाल हैं वो सभी करके दिखाएंगे 1.1। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स बनाइए और ये सभी वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुँचाए जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है, जिनको गणित पढ़ना है। ठीक है जी, धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, थैंक यू।